नमस्कार, मैं रहबर श्रीवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक के भाजपा विधायक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप की, राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा की, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर किए गए तीखे प्रहार की और अंत में बात होगी हमास और इसराइल के युद्ध की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कर्नाटक के विधायक जिनका नाम है बसंत गौड़ा पटेल, उन्होंने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना काल के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसमें मास्क के अलावा सैनिटाइजर और बेड की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। यहाँ तक कि बसंत पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव था और मणिपाल में एक हॉस्पिटल में एडमिट था, उस समय भी मेरे बेड के लिए पैसा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 40,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया, इस संबंध में मैंने सदन में बात रखी भी, लेकिन किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हमको निलंबित किया जाता है या हमको हटाया जाता है, और अगर हमारे पर किसी प्रकार की कार्रवाई भाजपा के हाईकमान करता है, तो मैं एक-एक करके सभी के चेहरे को सामने लाऊँगा और मैं सबूत के लाऊँगा। उनकी इस धमकी के आगे पूर्ववर्ती पूर्व मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा के अलावा केंद्र में बैठे हुए जो प्रमुख हैं, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। ज़ाहिर-सी बात है कि अब विधायक द्वारा लगाए गए इन आरोपों को लेकर जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर काफ़ी भुनाने का प्रयास भी करेगा। हालाँकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि अभी तक हम लोग आरोप लगाते हुए चले आए थे कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार 40% घोटाले की सरकार है। अब तो इसके ऊपर विधायक ने मुहर भी लगा दिया है, और ये मुहर किसी अन्य विधायक ने नहीं बल्कि भाजपा के ही विधायक ने लगाया है, जिनका नाम बसंत गौड़ा पटेल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना काल में भी लूट-खसोट का माहौल रहा सरकार के अंदर, और एक तरफ जाने जा रही थी तो दूसरी तरफ येदियुरप्पा की सरकार जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो लूट-खसोट में लगी हुई थी। मास्क के नाम पर, बेड के नाम पर, सैनिटाइज़र के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए की लूट-खसोट की गई। उन्होंने बाकायदा मांग भी किया है कि इस पूरे मामले की जाँच कराई जाए और कार्रवाई भी की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इतना बड़ा घोटाले का उजागर किया विधायक ने, तो अभी तक ईडी या इनकम टैक्स की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा है कि अब ईडी कहाँ है? ईडी पर सवालिया निशान अब इंडिया गठबंधन ने भी उठाना शुरू कर दिया है कि इतना बड़े घोटाले का मामला जब सामने आया है, तो ईडी के अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और तो और मुख्य प्रधानमंत्री की बात किया जाए, गृह मंत्री की बात किया जाए, दोनों ही लोग चुप्पी साधे हुए हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब या किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने नहीं आई है। अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं केंद्र के ऊपर कि आखिर वो इसका क्या जवाब देता है। इसके अलावा ईडी के ऊपर भी निगाहें लगी हुई हैं कि उसकी साख पर जो लगातार बट्टा लग रहा है, उसकी साख पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्या ईडी इस मामले में आगे किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी या नहीं? निगाहें तो सबकी अब राहुल गांधी पे भी लग गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, लोकसभा का चुनाव सर पर है और उम्मीद के अनुरूप मार्च के अंतिम माह में, अंतिम सप्ताह में अगर देखा जाए, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के की घोषणा भी कर दिया जाए। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है, जिसके कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 शुरू होगा, लेकिन अब एकदम से राहुल गांधी ने पूरा पासा ही पलट दिया है। अब उन्होंने इसका नाम रख दिया है भारत न्याय यात्रा। यहाँ पे एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस वार्ता के दौरान भी कहा था कि जब सदन के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है, सदन के बाहर न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब न्याय को लेकर लोगों के बीच जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है कि आम जन के बीच में न्याय की बात अब की नहीं जाती है, ऐसे में लोगों तक इसको पहुँचाना अत्यंत ज़रूरी है। इसी वजह से इसका नाम अब ये रखा जा रहा है भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से ये भारत न्याय यात्रा काफ़ी अलग होगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को के बारे में कहा जा रहा था कि ये यात्रा पूरी तरह से अराजनैतिक है और राहुल गांधी की अपनी यात्रा है। लेकिन अब की इस बार जो भारत न्याय यात्रा निकल रही है, ये यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब राजनीतिक है, तो इसमें कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जगह-जगह पे जहाँ-जहाँ जिस-जिस राज्य में
सभाएँ होंगी, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, वो भी वहाँ पर मंच साझा करेंगे और राहुल गांधी के साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। राहुल गांधी की ये जो भारत न्याय यात्रा है, ये 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है मणिपुर से, जो कि मणिपुर कई दिनों से जल भी रहा है। मणिपुर से निकलने वाली ये यात्रा 20 मार्च को पहुंचकर संपन्न होगी महाराष्ट्र में और ये कई राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें बड़े राज्य भी शामिल हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य बड़े राज्य भी शामिल होंगे। ये वो राज्य है जहाँ पे कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। उन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये यात्रा चूँकि राजनीतिक अब हो गई है, इसका लोकसभा चुनाव से को लेकर अब जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इस न्याय यात्रा के ऊपर काफ़ी भरोसा, काफ़ी दारोमदार इंडिया गठबंधन को भी होगा, क्योंकि कांग्रेस का मतलब है राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन का भी मतलब है राहुल गांधी। ज़ाहिर-सी बात है, जब कांग्रेस के साथ पूरा कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, इंडिया गठबंधन पूरा राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। ऐसे में अगर इस यात्रा का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आता है, तो न सिर्फ़ कांग्रेस की साख समाप्त हो जाएगी, बल्कि इंडिया गठबंधन भी तितर-बितर हो जाएगा। तो अब पूरा दारोमदार, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, पूरा दारोमदार अब भारत न्याय यात्रा के ऊपर ही हो गया है। तो अब देखना ये है कि भारत न्याय यात्रा जो निकलने जा रही है 14 जनवरी से, इसका क्या असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। फिलहाल इस न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से कांग्रेस की तरफ से की भी जा रही हैं और उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी के अलावा कई अन्य शीर्ष जो गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, वो भी शामिल होंगे। इन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर की थी, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर पर समाप्त हुई थी। लेकिन भारत न्याय यात्रा जो है ये 6200 किलोमीटर की है, जो कि मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र पर समाप्त होगी। बस अंतर ये होगा क्योंकि समय कम है, इसलिए ये यात्रा जो है राहुल गांधी बस से भी कई स्थानों पर गुजारेंगे। लेकिन जो बड़े-बड़े शहर हैं या बड़े राज्य के जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर राहुल गांधी पैदल चलेंगे। तो अब देखना ये है कि इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। अब बात करा जाए अगर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे ने तीखा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर किया है। उन्होंने एक दिन पहले एक महाराष्ट्र में ही आयोजित एक जनसभा में उन्होंने सीधा तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो रामलला का दर्शन हम मुफ्त में कराएंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाते हुए, तीखा प्रहार करते हुए कहा कि रामलला क्या आपके सिर्फ आप ही के हैं? ये आरोप लगाया उन्होंने सीधे तौर पर और ये भी आरोप लगाया है कि क्या आपने ठेका ले रखा है अयोध्या का? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के साथ वो वाला हिंदुत्व नहीं है जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने कहा कि हमारी शिवसेना जो है वो हिंदुत्व भी है, जिसमें दिल में राम है और हाथ में काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व सबसे अलग है, वो सिर्फ भड़काऊ कार्य करती है। ये उद्धव ठाकरे का आरोप है। बहरहाल उनके आरोप का जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। अब अंत में बात करते हैं हमास और इजराइल युद्ध की। इजराइल ने इस युद्ध में सारी चीज़ें साथ पर रख दिया है। लगातार बमबारी की जा रही है गाज़ा के ऊपर, जहाँ पे सैकड़ों बच्चे, महिलाएं लगातार मारे जा रहे हैं। युद्ध के नियमों का तनिक भी पालन नहीं किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ प्रस्ताव ही लाया जा रहा है युद्ध विराम का, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इजराइल के ऊपर नहीं की जा रही। अमेरिका सिर्फ कहता है कि नेतन्याहू को धैर्य से कार्य लेना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर 52 मुस्लिम मुल्कों की बात की जाए तो उसमें भी लगभग 1 दर्जन मुल्क ही ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अन्य जो हैं वो भी पीछे से ही सिर्फ बात करते हैं, सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल के हौसले लगातार बुलंद हैं और वो बेगुनाहों पर लगातार बमबारी कर रहा है और महिलाएं और बच्चे लगातार मारे जा रहे हैं। हालांकि अगर हमास की तरफ से बात करें तो हमास के तरफ से जो वार किया जा रहा है वो सिर्फ इजरायली सैनिकों पर ही किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी तक जो सवाल उठता था कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो ऐसे में अब जो जिस प्रकार से हमास हमला कर रहा है उसको देखते हुए तो लगता है कि इजरायली आतंकवादी है। ये हमास के लोगों का कहना है और जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका भी कहना है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इजराइल के ऊपर अभी और कितना दबाव पड़ता है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Yeah.